बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। देखिए, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन खास साहब ने जब तब्दीली का नारा लगाया था तो ये बात तो सब मानेंगे कि उस नारे की सबसे ज़्यादा पजीराई यूथ की तरफ से आई थी। खास साहब ने यूथ को मतवज्जो करने के लिए नारा लगाया और यूथ का बहुत बड़ा हाथ है खास साहब को आज वहां तक पहुंचाने में जहां खास साहब पहुंचे हुए। अगर यूथ खास साहब के साथ ना होती तो खास साहब कहीं कौंसलर का इलेक्शन लड़े होते। तो नौजवानों की बड़ी तादाद ने खास साहब का साथ दिया है। पुरानी पॉलिटिकल जमातों की निस्बत खास साहब को यूथ की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह खास साहब ने किया या उनकी जमात ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो उम्मीद ये थी कि जब खास साहब इख्तिदार में आएंगे तो वो नौजवान नस्ल को गाइडलाइन देंगे, उन्हें आगे लाकर तब्दीली के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करेंगे। लेकिन खास साहब ने अपनी बास्केट में दाएं बाएं से लोग लिए और वो बास्केट भर ली और नौजवानों के लिए कोई जगह ना रही। तो बदकिस्मती से नौजवान नस्ल को सबसे ज्यादा मायूस अगर किसी ने किया है तो मेरे नजदीक वो खास साहब ने किया है। और मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो खदशा इस बात का है कि अगर नौजवान नस्ल मायूस हो गई तो वो किसी और तरफ चल निकलेगी, उनका गुस्सा किसी और तरफ निकल जाएगा। तो खास साहब ने यूथ का नारा लगाया था, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उनकी तवज्जो इक़्तिदार की बजाय किसी और तरफ हो गई। तो खास साहब से मायूस होने वाले लोगों ने फिर दूसरी तरफ रुख कर लिया। तो जितने नौजवान थे अब वो दाएं बाएं किसी और जमातों में। अब पिछले कुछ दिनों से जो सड़कों पर हो रहा है उसमें आपको सबसे ज्यादा यूथ नजर आती है। तो ये पाकिस्तान की मायूस और नाराज यूथ है जो खास साहब से निकल के कट ऑफ करके किसी और जगह चली गई, जो हुकूमत से भी मायूस है, क्योंकि इन्हें अपने फ्यूचर का पता नहीं है और नौजवान के पास करने को कोई काम नहीं है। और नौजवान हो और बेरोजगार हो तो फिर खतरा हमेशा रहता है। यूथ हमारी बहुत बड़ी ताकत है। बदकिस्मती से सियासतदानों और इंतहा पसंदों ने सिर्फ उन्हें जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अगर उन्हें तहरीबी कामों की बजाय तामीरी कामों पर लगाया जाता और उन्हें नफरत का मशरूब पिलाने की बजाय मोहब्बत का दर्स दिया जाता तो आज हमें हाथों से दी गई गिरे दांतों से ना खोलनी पड़ती। ये हमारा अलमिया भी है और बदकिस्मती भी है कि एक वक्त में जिन्हें हम हीरो समझते हैं दूसरे वक्त में वही विलन बन जाते हैं। और जब भी गैर रियासती नासर को ताकत मिलती है तो वो पलटकर रियासत पर हमलावर हो जाते हैं। तो मसला ये नहीं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या उससे हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि आखिर हमारी पिछले 70-72 साल से पॉलिसी क्या है। कल तक यही लोग पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। आज उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे कानून और ताकत की जुबान में बात की जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जिसका नुकसान हो रहा है वो आम लोग हैं और आपके पुलिस एहलकार हैं जो दो ताकतों के दरमियान चक्की के दो पाटों की तरह पिस रहे हैं। तो ना ये मजहबी इंतहा पसंदी है मेरे नजदीक, ना ही इसका ताल्लुक एक जिम्मेदार रियासत के जिम्मेदार शहरी होने से है। ये वो आग है जो बदकिस्मती से हमने खुद लगाई है। तो खास साहब ने इस पर ले तो लाल से काम लिया, जिसकी वजह से नौबत यहां तक पहुंची। अगर इस मामले को वक्त पर पार्लियामेंट में ले जाया जाता और पार्लियामेंट इसका फैसला कर देती तो कम से कम लोगों पर यह वाज़ेह हो जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकले हुए हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाता और पार्लियामेंट इस बात का फैसला करती, पार्लियामेंट में जान होती, तमाम जमातें इस फैसले के पीछे खड़ी होती तो लोगों को पता चल जाता। अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या करने निकले और क्यों कर रहे हैं। अगर ये फैसला हुकूमत की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से आता तो फिर बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती, लोगों पर वाज़ेह हो जाता। लेकिन हीलो बहानों और डंग टपाओ पॉलिसी की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, हुकूमत के एक और बड़े खैर ख्वाह, बई ख्वाह और खान साहब के बड़े डाई हार्ड फैन और नवाज शरीफ से बड़े नाराज रहते हैं याद मिर्जा, उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या फरमाते। वाक़े पर नून लीग को जिस दिन आपने नजरियाती जमात कह दिया, मेरे ख्याल मजाक की गुंजाइश इस मुल्क में खत्म हो जाएगी। मतलब कुछ बात करें, नजरियाती जमात है, नजरिया एक है, एक नजरिया है कि हुकूमत में रहें, हुकूमत में जो सीमेंट और सरिया आपको मिलता है उसके जरिए फिर आप में वो ताकत आ जाती है, वो नजरिया है। कौन से नजरिए की आप बात करें? हाँ,
सियासतदानों को इजाजत होती है कि जो मर्जी कहें। अच्छा। नवाज शरीफ कहें कि मैं इनकलाबी हूं, या आज वो कह दें कि मैं लेनिन का पैरोकार हूं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मान जाएं तो बेवकूफ नवाज शरीफ नहीं होंगे, बेवकूफ वो होंगे आप और मैं जो ऐसी बातों पे यकीन करेंगे। तो यहां पे कौन सा नजरियाती और कौन सा वो जो हो गया है सरप्राइज इस इलेक्शन में होता कि अगर नून लीग के हाथ से ये सीट चली जाती। नून लीग ने अपनी बरतरी सेंट्रल पंजाब में डस्का में बरकरार रखी है। पीटीआई हार गई है लेकिन पिटी नहीं है। अच्छा। पिटी तो होती कि 15-16 के बजाय 34-35 50 हजार की लीड होती। और ये जो हम रोज गिरदान करते हैं महंगाई से मारे लोग और ये और फलाना डिमकाना, तो पीटीआई को मैंने कल भी कहा था कि पीटीआई को तो एक वोट भी नहीं पड़ना चाहिए था, मतलब बहुत कम इन्हें वोट पड़ने चाहिए थे, पर ये हारे हैं रिस्पेक्टेबल तरीके से हारे हैं। अच्छा। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन ये हार गए इसमें नेशनल असेंबली में, तो वो उससे अभी तक वो निकल नहीं पाए, वो उस धचके से। तो इनके लिए ये डस्का वाला इलेक्शन भी एक धचका तो साबित हुआ है। क्या ये एक्सप्लेनेशन देंगे? लेकिन यही मैदान होगा 2 साल बाद। इसका अच्छा। मतलब अगर आप डस्का से कोई लेसन्स निकालने चाहते जी, हैं तो फिर पंजाब में जो रन होगा, जो गमसान का रन, वो फिर होगा नून लीग का और पीटीआई का। पीटीआई इज ऑल्सो देयर और ये भी है, इनमें होगा सेंट्रल पंजाब। देखिए, नवाज शरीफ नजरियाती है या नहीं है, मगर नवाज शरीफ का कमाल ही है कि उसने बहुत से चेहरों पर पड़े हुए नकाब जरूर उतार दिए और यह साबित कर दिया कि अगर दिल में बुग़्ज़ हो, नफरत हो, हसद हो, तो दानिश्वरी किसी काम की नहीं। दानिश्वरी धरी की धरी रह जाती है। अब जिनको ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे निज़ाम में हुकूमत वक्त को हराना, हुकूमत बहुत बड़ी ताकत होती है, सारी रियासती मशीनरी उसके हाथ में होती है, सारी मैन पावर उसके हाथ में होती है। हमारे निज़ाम में हुकूमत को हराना और हुकूमत वक्त जो बहुत ताकतवर होती है, जिसके पास सारे वसाइल होते हैं, सारे सोर्सेज होते हैं, सारी इंतजामी मशीनरी इसके हाथ में होती है, और इस सूरत में जबकि ताकतवर लोग भी इनके साथ हों बकौल उनके, तो हुकूमत वक्त को हराना तकरीबन नामुमकिन काम होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत वक्त इलेक्शन हार जाए तो इसका मतलब ये कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। मामूली डिफरेंस होता तो कोई मसला नहीं था, वो पूरा कर लिया जाता। और इस शिकस्त पर जो लोग ये कह रहे हैं कि हुक्मरान जमात को पहले से बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक आदमी छत से गिरकर मर गया और उसके अहले खाना घर वाले रो रहे थे, मातम कर रहे थे कि एक शख्स लाश के करीब गया और हैरान होकर बोला कि रो क्यों रहे हो, शुक्र करो कि आंख बच गई। यानी डस्का इलेक्शन में हुकूमत हार गई मगर उसकी आंख बच गई है। बिल्कुल उसी तरह जो लोग नवाज शरीफ को नहीं मानते उनको ये कामयाबी कैसे हजम हो सकती है। तो डस्का में पीटीआई शिकस्त पर यह कहना कि महज 16,000 वोटों से शिकस्त हुई है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। ये भी उसी मुहावरे की तरह है जिस तरह वो कहते हैं एक बेशर्म शख्स की कब्र पर पेड़ उगाया तो उसने शर्मिंदा होने की बजाय ढटाई से सीना चौड़ा करके कहा कि कोई बात नहीं, हम इसकी छांव में बैठेंगे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच शेर रशीद। अभी मैं बहुत सारी बातें आपको बता नहीं सकता क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री में सारी एजेंसीज की इतलात आती हैं। इनका एजेंडा बड़ा एजेंडा था और ये बड़ी जल्दी फिर भी हालात काबू में आ गए, वरना ख्याल ये था कि ये 7-8 दिन तक ये हंगामा रही इस मुल्क में रहेगी। सब पार्टियों को मिल बैठना चाहिए। इस मुल्क में चलना है तो सियासी पार्टियां हैं। अगर इस मुल्क में इस तरह इन्होंने उधम मचाना है और अड़पा
जान बचानी है और इस मुल्क के सारे निजाम को हाईजैक करना है, फिर तो मुल्क इस तरह नहीं चला करते। मैं कभी धरने की तरफ नहीं गया और मैंने ना कभी खादम साहब से मिला हूं, ना कभी मैंने मीटिंग्स इनकी शुरा के साथ की हैं, ना साथ से मिला हूं। ये सरासर गलत है। इन्होंने देखो पुलिस के जो सादा कपड़ों में लोग गुजरे होते हैं उनको उठा के यरगमाली बनाना शुरू कर दिया और मुतालबे शुरू कर दिए, अगवा करना शुरू कर दिया पुलिस वालों को। ये तो कोई रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती। हुकूमत ने फैसला बहुत सोच समझ के किया है, इनके साथ 7-7 घंटे की मीटिंग की है और जब हमें इस नतीजे पे पहुंचे कि इनका एजेंडा कुछ और है, इन्होंने 20 तारीख को इस शहर को, इस मुल्क को जो है टोटली स्क्वीज कर देना है। अनथक सोचों के बाद ये फैसला किया कि सारे लोगों को ऑन बोर्ड करके कि इस पार्टी को बैन किया जाए। अभी तो इनके सोशल मीडिया के लोगों को हम देख रहे हैं, ये सरेंडर करें, ये कानून के आगे अपने आप को पेश करें, इनके एसेट्स का फैसला और सारा दीगर ये जो है ये लॉ मिनिस्ट्री देखेगी। केसेस होंगे जी इंशाअल्लाह ताला, वो केसेस चलेंगे। इनका एजेंडा और है, देखिए हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के। देखिए, तहरीक-ए-लब्बैक जब नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दे रही थी तो उस वक्त उनका जो भी एजेंडा था शेख रशीद उनके साथ थे। आज हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं तहरीक-ए-लब्बैक वाले, तो बकौल शेख रशीद उनका एजेंडा कुछ और हो गया और बड़ा खतरनाक हो गया, क्योंकि अब हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं और वो भी खास साहब की हुकूमत के खिलाफ। तो कल तक यही जमात बहुत से लोगों को बड़ी अजीज थी और उन पर प्यार मोहब्बत और नोट तक निछावर किए गए। आज उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, पाबंदी लगाई जा रही है। तो सवाल ये कि ये दोहरा म्यार कब तक चलेगा? इसी दोहरे म्यार ने आज हमें इस हाल तक पहुंचाया है। अगर हुकूमत साद रिजवी को गिरफ्तार ना करती तो मेरा सवाल ये कि क्या इस तरह हंगामा राई होती? ये सारा मामला तो उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है, और अगर हुकूमत को ये इल्म था कि ये गिरफ्तारी के बाद हंगामा राई हो सकती है, तो फिर हुकूमत ने साद रिजवी की गिरफ्तारी से पहले इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया? तो मेरे नजदीक ये बदइंतजामी की एक बहुत बड़ी और जीती जागती मिसाल है, जिसका खमियाजा उन बेचारे लोगों ने भुगता है जिनका कोई कसूर नहीं था। हुकूमत तहरीक-ए-लब्बैक के साथ मुज़ाकरत कर रही थी, राब्ते में थी। अब हुकूमत को उस वक्त शायद ये खदशा था कि कहीं लोग अपोजिशन के साथ मिलकर अपोजिशन की तहरीक में जोर ना पैदा कर दें, तो उन्हें झूठे वादों और दिलासों पर टकाया गया और बार बार उनसे वादे किए जाते रहे। तो ये जो सारा हमने रिएक्शन देखा, ये उन्हीं वादों का रिएक्शन था। अब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन इसके हवाले से वो ये कि ये मामला बुरी तरह मिसमैनेज हुआ है। एक ऐसी जमात जिसके बारे में ये तासुर है कि वो रियासती इदारों के कंट्रोल में है, अब उसका अचानक कंट्रोल से बाहर चले जाना, ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, रऊफ क्लासरा गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। देखते हैं कि उनका मौजूद सुन क्या और वो क्या फरमाते हैं। मैं जब पनामा आया था उसके बाद 2-3 साल जो भी प्रोसीडिंग होती रही, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इनकी फैमिली पे एक टैग लग गया था कि हाउस ऑफ शरीफ इज ए करप्ट। और इमरान खान साहब ने इस कैंपेन को बड़ा उन्होंने इफेक्टिवली उन्होंने लीड किया, बल्कि अनलीश किया उन्होंने, कि जहां भी जाते थे दुनिया भर में एक ही इनको आवाज सुनने में आती थी, आपने करप्शन किया, लंदन में बाहर नहीं निकल सकते थे, वॉक नहीं कर सकते, घर में नहीं जा सकते थे। एक बड़ी इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च की इसने, मीडिया भी साफ जाहिर है उसमें शामिल था। इनकी डिटेल्स बहुत सारी सामने लाई गई, एक एक चीज बताई गई कि दुनिया के 5 बड़े आजमों में ये हाउस ऑफ शरीफ का ना पैसा पड़ा है, इन्होंने माल बनाया, पैसा साथ में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करके जेल वगैरह भेज दिया। अब हाउस ऑफ शरीफ के लिए क्या एक उनकी लेगेसी क्या बनानी चाहिए थी कि आप हमेशा के लिए एक टैग के साथ जिंदा रहेंगे, यू आर ए करप्ट फैमिली, या आप इस मुल्क में बहुत बड़ी जमहूरियत की एक यहाँ पे उसके आप उसको कह रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। और आपकी जितनी प्रोसिक्यूशन हो रही है, जितना आपको यहाँ दबाया जा रहा है, आप पे केसेस हो रहे हैं, आपकी स्टोरीज आ रही हैं, स्कैंडल्स आ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, आप करप्शन की वजह से नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए, आप फौज के खिलाफ खड़े हो गए, आपने सो कॉल्ड एक प्रिंसिपल पोजीशन ले लिए और पाकिस्तान के बड़े तबके को आपने अपने साथ एक उसका हामी बना रहे कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है, ये शहबाज के साथ, मरियम के साथ, कैप्टन सफदर के साथ से निकल आए, वो कहते नहीं ये भी उसी से इसका तल्लुक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़े। मरियम नवाज साहबा के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई कि आपके पास चौधरी शुगर मिल्स में इतने करोड़ों रुपए आपको जो भेजे गए थे अरब मुल्क से, वो किसने भेजे, कब भेजे? वो कहते नहीं इसका उससे तल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसका तल्लुक
ताल्लुक उससे है। आप नवाज शरीफ साहब से पूछें, भाई साहब इतनी सारी जहां पे आप रह रहे हैं, ये जो असासे हैं आपके, ये किसके हैं? वो कहते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इससे ताल्लुक है क्योंकि मैंने जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम ले लिया है, लिहाजा इस वजह से मेरी प्रोसिक्यूशन हो रही है। सो इनको सूट करता था। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटेजी खेली है कि अपने आप को करप्शन टैग से हटाएं, इनकलाबी टैग लगाएं और अपने आप को यह साबित करें लोगों के आगे कि भाई साहब हम तो चाहिए। सवाल यह कि नवाज शरीफ अगर करप्ट थे या शरीफ फैमिली करप्ट थी तो फिर इलेक्शन चोरी करने की क्या जरूरत थी? आरटीए सिस्टम खराब करके मतलूबा नतज हासिल किए गए, ये सब जानते हैं। हाँ साहब और उनके चाहने वालों ने पहले शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव फैलाया, उसका भरपूर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन फिर खान साहब की मेहरबानी से नवाज शरीफ दोबारा हीरो बन गए। अब मेरे जैसे कई लोग खान साहब की बातें सुनकर ये यकीन कर बैठे थे कि नवाज शरीफ ने वाकई अरबों रुपए की करप्शन की है और वो पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं। अब 300 अरब की कहानी तो खुद खान साहब सुनाया करते थे, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। पता ये चला कि नवाज शरीफ को इख्तिदार से बाहर निकालने के लिए करप्शन का शोर मचाया गया। जो ईमानदार हुकूमत आई है वो तो माशाल्लाह कई हाथ आ गए हैं। चीनी में 500 अरब, अद्वियात में 400 अरब, पेट्रोलियम में 500 अरब, और जिसका अब नाम लेते जाए अरबों से नीचे कोई बात ही नहीं है। अब कोई इतना चूना लगाकर अवाम को ये कहे कि हम नहीं वो करप्ट थे, तो ये बात कौन मानेगा? अगर मसला करप्शन का होता तो करप्शन पकड़ी जा चुकी होती, माल भी बरामद हो चुका होता। अब जो कहते हैं कि नवाज शरीफ इनकलाबी इसलिए बन गए कि करप्शन छुपाना चाहते थे, तो वो इनकलाबी इसलिए नहीं बने कि वो करप्शन का इल्जाम उठाना चाहते थे। ये वक्त साबित करता जा रहा है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन से ज्यादा इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वरना लोग घर गिराने तक नहीं जाते। तो ये तासुर भी हुकूमत की का दिया हुआ है, उसी की मेहरबानी है कि इल्जाम तो लगाती रही लेकिन सबूत एक पेश न कर सकी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। महंगाई महंगाई और महंगाई। खान साहब ने जब से चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया है, लगता यूं है कि चीनी भी एलीट क्लास में शामिल हो गई है। मुल्क में इस वक्त चीनी का बहरान पैदा हो गया और चीनी पेट्रोल से ज्यादा महंगी और नायाब होती जा रही है। रमजान मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हैरानकुन बात अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा है, जिसने अवाम के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, घी, दालें और हत्ता के गोश्त भी आम आदमी की इस्तेताअत से बाहर हो गया। अब चीनी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों से लेकर आम बाजारों तक में दस्तयाब नहीं है। और शुरीद ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर 2 किलो चीनी के हसूल के लिए कम से कम 1500 रुपए खरीदारी की शर्त रख दी गई है। और चीनी ऐसे मिल रही है जैसे कोई ममनुआ शय चोरी छुपे बेची जा रही हो। और हालत यह है कि वुज़रा एक दूसरे को वजारतें तब्दील करने की मुबारकबादें दे रहे हैं। बहुत से शहरों में इस वक्त आटे की किल्लत है और कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। तनख्वाहें पिछले 3 साल से नहीं बढ़ी। कुव्वते खरीद में 40% से जायद कमी आ चुकी है और आम अशिया की कीमतों में 200 से 300% इजाफा हो चुका है। महंगाई ने अवाम की कमरदोरी करके रख दी है। और कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ना मईशत को ठीक कर पा रहे हैं, ना उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं जो खुद को माफिया कहते थे। अब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के होते हुए ये माफिया कहीं छुपा हुआ था। नवाज शरीफ होते तो ये माफिया कभी अवाम को ना लूटता। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई बहुत हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस माफिया ने कोशिश करके हुकूमत को तब्दील करा दिया। अब चीनी, गंदम, अद्वियात और पेट्रोल में माल बनाने वालों का खुरा हुकूमत में शामिल अफराद की तरफ जाता है। तो खान साहब को उस माफिया ने बुनियादी तौर पर इलेक्शन जीतने के लिए स्पॉन्सर किया, जो आज अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। खान साहब ने ऐलान किया था कि वो रमजान मुबारक में खुद कीमतों की निगरानी करेंगे, लेकिन ये ऐलान भी, ये दावा भी उनके साबका दावों की तरफ तरह धरा का धरा रह गया।
तो खान साहब कभी इस्लामोफोबिया की तरफ चल पड़ते हैं, कभी किसी और की बात करते हैं और कभी अवाम को भाषण देते हैं, अमीर और गरीब के बारे में फर्क बताते हैं। कौम महंगाई से मर रही है और वजारतों की तब्दीली पर एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो अवाम जीते जी रोज मर रही है और हुकूमत वजीर बदल बदल कर खुश हो रही है। जब आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी, और मैं कोई 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये 2-3 साल पुरानी बात है। आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी, घी 120 रुपए किलो मिल रहा था, दालें 100 रुपए किलो के आसपास थी। तो खान साहब और उनके साथी ये शोर मचाते थे कि अवाम भूखे मर गए हैं, हुक्मरान चोर है, मुल्क लौट कर खा गए हैं, करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आज कमर तोड़ महंगाई पर कहते हैं पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन है। आज मुर्गी का गोश्त, चीनी, आटे और बुनियादी अशिया जरूरत के दाम आसमान पर पहुंच गए और खास साहब अवाम को यह बता रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी और महंगाई की वजह अमीर लोग हैं। जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकता। रूल ऑफ लॉ नहीं का मतलब क्या होता है कि ताकतवर कानून के ऊपर होता है, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। तो कभी भी एक कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। कमजोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। जो बड़े डाकू हैं वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। तो दो तरह नुकसान पहुंचाता है। रुपए जो आपकी करेंसी है वो भी इफेक्ट होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग से। और ये जो हमारे जेलों में बेचारे लोग हैं, ये नहीं है जो ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। तो खास साहब की बातें सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अब वज़ीर आज़म की सारी बातें या तो किताबी है या किताबों से ली गई हैं। ये एक पॉपुलर नैरेटिव है, गरीबों की अमीरों से नफरत और लोगों को गरीबी का जिम्मेदार अमीरों को ठहराना, यानी लोगों को यह बताना कि तुम गरीब हो तो इसलिए कि दूसरे लोग अमीर हैं और वो लूट कर खा रहे हैं। तो ये एक पुराना तरीके वारदात है। देखना ये चाहिए कि जो ये बातें करते हैं क्या वो खुद उस पर अमल करते हैं। अब ये बात तो दुरुस्त है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी को कानून से ताकतवर नहीं होना चाहिए, मगर यही बात अगर वो करें जिनके इर्द गिर्द ऐसे अफराद की भरमार हो जो रोजाना अवाम की जेबों पर डाके मार रहे हो और अपनी दौलत बाहर मुंतकिल कर रहे हो और जिन्होंने कानून को मोम की नाक बना रखा हो, तो फिर ये कौल व फेल का खुला तजाद कहलाता है। खान साहब की तकरीर हमेशा मुतासरकुन होती है, मैं भी उनका बड़ा फैन हूं और उनकी तकरीर बुनियादी तौर पर बड़े बड़े अकवाले जरी पर मबनी होती है, लेकिन हकीकत में उन पर अमल नजर नहीं आता। अब जो काम कानून के करने के हैं, अगर वो काम ताकतवर लोग अपने हाथों में ले लेंगे तो यहीं से खराबी पैदा होती है। वज़ीर आज़म ने इस बात का फैसला नहीं करना होता कि कौन करप्ट है कौन ईमानदार है, और जहां ये फैसला वज़ीर आज़म सबसे ताकतवर आदमी अपने हाथ में ले ले और ये इसरार करे कि जो कुछ वो कह रहे हैं वही सच है, तो फिर इंसाफ और कानून जो है वो मजाक की बात लगती है। तो बातें इनकलाबी और अमल में खराबी हो तो लोगों को ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अमीरों के खिलाफ गरीबों के जज्बात और नफरत को इस्तेमाल करके दाद तो ली जा सकती है, लेकिन क्या इससे मुल्की मईशत ठीक हो सकती है? क्या इससे बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है? क्या इससे अवाम की मुश्किलात आप कम कर सकते हैं? अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर अमीरों को फांसी लटका दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून को ताकतवर बनाती है हुकूमत, पार्लियामेंट, मुंतखब अरकान असम्बली। लेकिन अगर पार्लियामेंट की अपनी कोई हुकूमत ना हो तो फैसला फर्द वाहद या फिर चंद लोग करें, चंद लोगों के हाथों में सारा कानून आ जाए, तो फिर इंसाफ की बात मजाक बन जाती है। 32 माह गुजरने के बाद भी अगर खास साहब अवाम को वही कहानियां सुना रहे हैं, वही बातें बता रहे हैं जो इलेक्शन लड़ते वक्त बताया करते थे, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने वादों और दावों को अमली जामा पहनाने में नाकाम हुए और वज़ीर आज़म की बातें वही हैं जो बस सुनी जा सकती हैं और लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब इन बातों पर किसी ने अमल ही नहीं करना तो फिर इनको सवाए अक़वाले ज़री और मुहावरों के अलावा और किस तरह लिया जा सकता है? तो इनकलाबी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अवाम के मसाइल तो हल नहीं कर सकती और ना ही कौम की तकदीर बदल सकती है। उसके लिए अमल करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, अमल से बनती है दुनिया, जन्नत भी जहन्नम भी।
आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।